चीफ मिनिस्टर के लेवल का बयान नहीं है ये। अगर पिछले 11 साल से सैनी साहब अगर जनता को बेवकूफ बनाया गया ना तो आंकड़ों में बनाया गया। क्या वर्तमान में 75,000 लोगों की पेंशन नहीं कटी? होता है जो बुजुर्गों को रुलाता है, समय आने पर बुजुर्ग उसकी रड़क काट दिया करे। भाजपा सरकार में अगर सबसे बड़ा अपराध कोई हुआ है तो वो मेरे पिता की हत्या का हुआ है। 100% क्राइम हरियाणा में। चीफ मिनिस्टर जी का एक बयान आया था कि मैं चूड़ी टाइट कर दूंगा, वह चूड़ी फैल होगी, लेकिन वे शायद ये भूल गए कि नफे सिंह भी अपने बाल का नजाम का जा रहा है। और जब तक आखिरी सांस बचेगी शरीर में, जब तक अपने बादों को ढलके के लिए आवाज उठाएंगे। क्लीन चिट किसी को भी नहीं मिली है और सीबीआई ने ये तक कहा है कि जिनके नाम दे रखे उन्होंने मरवा रखा है। न्याय भी होगा, दोषी भी पकड़े जाएंगे और फांसी भी होगी। सीएम ने तो हमारा नाश ही कर दिया। खट्टर साहब के रहमो करम पे यो कांड हो गया। अरियो सीएम तो मजाक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, इस वक्त प्रदेश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि ये मामले सीधे सीधे आम जनता से जुड़े हुए हैं और आम जनता कहीं ना कहीं अब सरकार से इन मुद्दों को लेकर सवाल पूछ रही कि आखिरकार हमारी गलती क्या है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ इनेलो पार्टी के नेता भूपेंद्र राठी जी हमारे साथ है। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। भूपेंद्र जी, अगर इस वक्त बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है पेंशन को लेकर बना हुआ है और सीएम साहब ने स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि जो 3 लाख की जो आय सीमा है, पहले वो कांग्रेस राज में और इनेलो राज में 10,000 रुपए थी। देखिए सैनी साहब, बड़ा ही हैरानी कर देने वाला जवाब मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया है। सवाल ये था कि पेंशन क्यों काटी गई, सवाल ये नहीं था कि आय कितनी। आय तो सांसद की भी है, मौजूदा एमएलए की भी है, पूर्व विधायक की भी है, पूर्व कर्मचारी की भी है, उसकी तो पेंशन नहीं काटी। किसान ही दिखा क्या सरकार को? और सरकार को उसकी आय दिख गई एक फसल की, उसमें लागत कितनी लगी उसकी, उसने कितना सामान खरीदा, कितनी मेहनत करी, क्या क्या चीज उसमें इस्तेमाल हुई, उसका खर्चा नहीं दिखा सरकार ने। सरकार मतलब ये समझ रही है कि उसने जादू तो चुटकी बजा कर फसल बना दी और वह नू की नू बिक गई और उसके 3 लाख रुपये उसके घर पर आ गया। तो ये बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही बचकाना बयान, चीफ मिनिस्टर के लेवल का बयान नहीं है ये। अगर कोई उनका कोई नौसिखिया नया कोई करता धरता होता ना तो हम मान भी लेते कि भाई चलो अनजान है। चीफ मिनिस्टर ऐसे मजाकिया बयान दे रहे हैं, अपना मखौल खुद की उड़वा रहे हैं जनता के सामने। इसमें सच्चाई कितनी है? जो उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं कि 10,000 रुपए की लिमिट थी पहले कांग्रेस राज में, इनेलो राज में, बोला 200 रुपए पेंशन बढ़ाई थी बोला इनेलो राज में और 700 रुपए पेंशन बढ़ी थी कांग्रेस राज में। पिछले 11 साल से सैनी साहब अगर जनता को बेवकूफ बनाया गया ना तो आंकड़ों में बनाया गया। पहले ये आंकड़े थे, अभी ये आंकड़े हैं। अरे पहले आंकड़े गलत थे जब भी तो लोगों ने सरकार बदली है। अगर इनेलो के कार्यकाल में कोई गलती हुई थी सरकार से तो लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दी। कांग्रेस ने पाप कर दिए तो कांग्रेस को हटा के लोगों ने बीजेपी को वोट दे दी। आप भूतकाल में जाकर लोगों को ये झूठ क्यों बहका रहे हो कि क्या बात है? भविष्य का बताओ ना, वर्तमान का बताओ। वर्तमान में क्या चल रहा है? क्या वर्तमान में 75,000 लोगों की पेंशन नहीं कटी? क्या वर्तमान में जिसकी आय 50,000 भी नहीं है उसकी 3 लाख आय फैमिली आईडी में दिखा के पेंशन नहीं कटी? क्या वर्तमान में जो बुजुर्ग 3200 रुपए लेके अपने बच्चों की तरफ देख के नहीं सोचता था कि चलो मेरी बेटी आओगी, मेरा रिश्तेदार होगा तो मैं उसका मान सम्मान कर दूंगा, आज वो रोने पे मजबूर है उसकी पेंशन कटने में? क्या ये गलती नहीं है सरकार की? सरकार हमेशा लोगों को सिर्फ और सिर्फ भूतकाल में लेकर जाने का काम करती है कि हाय भूतकाल में ये हुआ, हाय भूतकाल में। आप वर्तमान बताओ। वर्तमान के हालात इतने बद से बदतर है कि भविष्य का नाश होने लग रहा है सरेआम। तो मुख्यमंत्री जी आंकड़ों में फंसा के ये सोच रहे कि लोगों को बेवकूफ बना ले। भाई 11 साल तो जनता ली बन, जब भी तो तीसरी बार दाव लग गया। लेकिन वो पुरानी कहावत है, जो बुजुर्गों को रुलाता है, समय आने पर बुजुर्ग उसकी रड़क काट दिया करे। अब ये बुजुर्गों को रुला रहे हैं, समय आओगे तो बुजुर्ग इसका जवाब देने का काम करें। आप लोगों की रणनीति क्या है इसको लेकर? देखिए, हमारे नेता आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आने वाली 20 तारीख को
पंचकुला में एक विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया है, और ना केवल आह्वान किया है बल्कि मैं पिछले 3 दिन से अपने हल्के के गांव में जा रहा हूं, और पहली बार लोग खुद आगे से आके ये कह रहे हैं कि भाई हमने लेकर चालिए पंचकुला, हमारी पेंशन कट रही है। और ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के भी वर्कर हैं और जो बीजेपी के भी वर्कर हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी की शुरू से नीति नहीं रही है कि दूसरे के दिन मारो मारो, अपने ने पहला मारो। क्या 75,000 के डाटा में सारे लोग वे हैं जो कांग्रेस इनेलो के हैं? चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन लागू इसलिए नहीं करी थी कि मैंने इनेलो के वर्कर की करनी है, इसलिए करी थी कि उनकी नजरों में हर बुजुर्ग इंसान आने वाले समय पे वो समय ना देखे कि उसको अपने बच्चे की तरफ लखाना पड़े, उसकी एक प्रॉपर आय हो, चाहे वो उस समय 100 रुपए थी, आज 3200 रुपए है, ताकि उसको किसी की तरफ हाथ ना फैलाना पड़े। तो 20 तारीख के आह्वान के बाद आप देखो ना, सरकार तो पहले ये कह रही थी कटी नहीं, सरकार आंकड़े पे भी आ गई। थोड़े दिन में सरकार अधिकारियों को ये भी कह देगी भाई जो बुजुर्ग तारे दफ्तर के बाहर न खड़े इनकी बना के भेजो। तो अगर हम बात करते हैं इस वक्त प्रदेश में एक जो माहौल बना हुआ है कि क्राइम को लेकर, कि प्रदेश में जो है हालात ठीक नहीं है, हर रोज किसी को धमकियां मिल रही हैं, कहीं लूटपाट हो रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा सरकार में अगर सबसे बड़ा अपराध कोई हुआ है तो वो मेरे पिता की हत्या का हुआ है। लगभग 2 साल हो जाएंगे 25 फरवरी को। कहने को तो रोज मुख्यमंत्री जी या भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ये बयान देते थे कि भाई हमारे राज्य में क्राइम 0 है, लेकिन हमें नहीं पता था कि उस 0 के आगे एक डंडा और पाछे भी 0 लाग रही है। 100% क्राइम हरियाणा में, और उसका जीता जागता उदाहरण तो हमारा जिला है। आए दिन किसी ना किसी से मंथली मांगी जाती है, आए दिन किसी ना किसी को गोली मारी जाती है, और आए दिन किसी ना किसी की जमीन पे कब्जा किया जाता है। और ये हालात तब है जब सरकार चौड़े में ये कहती है कि हम बिल्कुल भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे याद है चीफ मिनिस्टर जी का एक बयान आया था कि मैं चूड़ी टाइट कर दूंगा, वह चूड़ी फैल होगी, और फैल होगी तो वह गरारी भरी होगी, वह ना सीएम के काबू में आ रही और ना किसी और के काबू में आ रही। तो हालात बद से बदतर है क्राइम। भूपेंद्र जी, आपने जिस तरीके से अपने पिता का जिक्र किया, तो अगर हम सवाल करें तो तकरीबन 2 साल के आसपास का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक ये गुत्थी सुलझी क्यों नहीं है? कहां पर पेच उलझा हुआ है? सैनी साहब, उस वारदात में लगभग सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एक गुप्त नेता जिसका हाथ उन नेताओं के ऊपर है, वो भी बीजेपी के हैं। हत्या करने का मेन मकसद ये था कि कोई आवाज उठाने वाला बहादुरगढ़ में बचेगा नहीं, बहादुरगढ़ का लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे। लेकिन वे शायद ये भूल गए कि नफे सिंह भी अपने बाल का नजाम का जा रहा है, और जब तक आखिरी सांस बचेगी शरीर में, जब तक अपने बहादुरगढ़ हल्के के लिए आवाज उठाएंगे। बेशक आज सरकार भाजपा की और भाजपा न्याय नहीं करेगी, लेकिन न्याय केवल ये अदालत नहीं, ऊपर वाला भी करता है। और जब उसकी लाठी पड़ेगी तो वो आवाज किसी ने सुनाई ना दे, सिर्फ दिखाई दे। भाजपा के राज में जितने भी हत्याएं हुई है, अगर वो भाजपा के नेताओं का हाथ नहीं है तो तुरंत खुल जाती है। एक इंसान की, एक प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होती है, और उस दिन मुख्यमंत्री जी झज्जर जिले में मौजूद होते हैं, खट्टर साहब, और खट्टर साहब को हत्या होने के 5 मिनट बाद तुरंत सीआईडी से पता चल जाता है कि नफे सिंह राठी की हत्या हुई है। और खट्टर साहब ऐसे दुबक कर भागते हैं वहां से, प्रोग्राम से, कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा पाप कर दिया हो। फर्ज तो खट्टर साहब का ये बनता था, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई है, पाटौदी से भादरगढ़ का कितना अंतर है, 1 घंटे का अंतर होगा। आके वहां हमारे परिवार वालों से मिलते हैं, कहते कि भाई मैं झज्जर जिले को ब्लॉक करा रहा हूं, हत्यारे बाहर नहीं जा पाऊंगे, लेकिन चुपचाप जाकर पर करनाल लौट गए अपने घर पे। क्यों? ताकि आराम से बदमाश हरियाणा से निकल के भाग जाए। 2.5 घंटे की ड्राइव करके वे लड़के बहादुरगढ़ से रेवाड़ी स्टेशन गए, रेवाड़ी स्टेशन से वे बंबई चले गए। ये किसका फेलियर है? और बीजेपी के किसी भी टुच्चे का मार दो रैप्टा, आईजी भी खड़ा हो जाएगा रोड पे, पंजाब है, अभी टोक ले आओ। तो ये दोहरी मानसिकता की शुरुआत वे करके चले गए, उसको बड़ा लग रहा है सैनी साहब। आप लोगों ने कई लोगों के नाम भी दिए थे,
और जहां तक मुझे मालूम शायद उनको क्लीन चिट भी मिल चुकी है सीबीआई से। नहीं, क्लीन चिट किसी को मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत ही अच्छा रूमर छोड़ा हुआ है उन लोगों की तरफ से। क्लीन चिट किसी को भी नहीं मिली है और सीबीआई ने ये तक कहा है कि जिनके नाम दे रखे हैं उन्होंने मरवा रखा है। लेकिन मैंने आपको फिर कहा कि हाथ जो एक ऐसे इंसान का उनके पीछे है। सैनी साहब, हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे कि कुर्सी सदा एक की नहीं है, इनका बैम हो रहा है। इन्हें लग गया कि कुर्सी सदा इन्हें की रहेगी, कुर्सी बदलेगी तो जो अधिकारी को आज दबा रहे हैं कल को वही अधिकारी कलर पकड़ के इनको घसीटते हुए लेकर होगा। समय है इंतजार का, न्याय लेकर रहेंगे जब तक फांसी पे नहीं झूल जाएंगे, जब तक घर नहीं बैठेंगे। आप जो एक गुमनाम नेता बता रहे हो वो कौन है? बीजेपी सरकार के बहुत अच्छे नेता है, मैं तो कई बार नाम ले रखा है। अगले ना घबराते मेरे तक फोन करके कह रहा कि भाई हमारा नाम मत लियो यार, अभी प्रूफ कहाँ हुआ है। मैं कभी प्रूफ हो जाएगा जब बता देंगे। आप ये देखो कि मेरे पिताजी की अगर कोई दुश्मनी होती, देखो मैं आपको बताऊं, पहले उनको केस को जोड़ा गया गैंगवार से। अगर गैंगवार होती तो 2005 में आ रहे थे वो। कोई बदमाश 21-22 साल बाद देखता क्या कि मैं इसको मार लूं? अगर हमारी कोई रंजिश होती तो भी 21 साल में वो कभी भी, बीच में तो 5 साल हम इनेलो में भी नहीं रहे थे, इंडिपेंडेंट रहे थे। हमारे ऊपर तो किसी भी बड़े राजघराने का हाथ नहीं था सर पे, लेकिन तब भी हमारे साथ ऐसा कोई नहीं हुआ। ये सारा खेल इसलिए हुआ कि नफे सिंह राठी को 2024 में भादुगढ़ से एमएलए ना बनने दे। क्योंकि नफे सिंह राठी एमएलए बन गया तो जो कुकर्म उन कर रखे हैं, जो आम गरीबों की धरती कब्जा रखी है, जो किसी के प्लॉटों को झूठे तरीके से बेच रखा है किसी को, और जो और किसी और के काटे करवा रखे हैं, अगर नफे सिंह एमएलए बन गए तो ये सारे उजागर हो जाएंगे। इसीलिए उन सभी ने मिलकर नफे सिंह जी को मरवा दिया। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि कभी न्याय होगा, न्याय पकड़े जाएंगे? न्याय भी होगा, दोषी भी पकड़े जाएंगे और फांसी भी होगी। लेकिन सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और 2 साल का वक्त हो चुका है, तो 2 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है अगर हम देखें तो क्या कोई दबाव है? देखिए, दबाव है तभी तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरे छोटे भाई के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज हो गया 2023 में। उसको उठाने के लिए 35 पुलिस वाले आ गए, क्योंकि वो नफे सिंह राठी का लड़का था। यहां एक आदमी की हत्या होगी, परिवार ने नाम ले दिए, पूछता तो छोड़ो, सरकारी गनमैन दे रखे उन तय, मतलब उन अकेला गए कि हम के उल्टा सीधा करेंगे तो फिर वे पुलिस वाले बचा लेंगे। भीतर चोर मरे है और जो डरता है ना वही ऐसी हरकतें करता है। हम नहीं डरते, हम खुले घूम रहे हैं। इसीलिए आपकी बात जायज है कि भाई 2 साल हो गए लेकिन न्याय नहीं मिला, लेकिन भगवान के घर भी देर है अंधेर नहीं है। आज उनकी सरकार है, वो अपना पूरा अंगा लगा रहे हैं कि भाई किसी भी तरह वो बच जाए। लेकिन मैंने कहा ना सैनी साहब, कुर्सी सदा एक की नहीं रहती, या कुर्सी भी बदलेगी, वे अधिकारी भी आएंगे और इनकी कलर पकड़ के घसीटते हुए भी लेकर जाएंगे। जब सीएम कोई और थे और आज सीएम बदले हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि उस सीएम और इस सीएम में कोई अंतर है, या लगता है कि ये सीएम न्याय करेगा? देखो जी, उस सीएम ने तो हमारा नाश ही कर दिया। खट्टर साहब के रहमो करम पे यो कांड हो गया, और यो सीएम तो मजाक है। एक 80 साल का बुजुर्ग कल टीवी पे बैठ के रो रहा था कि मेरे बेटे ने मैं घर तक काट दिया, मेरी 3250 रुपये पेंशन आया करती है, वाह भी तुमने बंद कर दी, नाश हो गया तारा। और उसको सीएम साहब हंस के क्या करे, कोई पेंशन नहीं कटी। मजाक नहीं है एक बुजुर्ग का ये। तो वो नाश करके चले गए, ये मजाक करने लग रहे हैं। खिलौना बना दिया हरियाणा को। ना हमारे बालका ने नौकरी है, ना हमारे बुजुर्गों को पेंशन है, ना हमारी महिलाओं को सुरक्षा है। आखिर में हमारा बच्चा क्राइम की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि तुरंत का पैसा उसको मिल रहा है एक गोली का डर दिखाकर। नहीं तो सरकार चाहती तो उसको नौकरी देकर ये एहसास कराती कि इस रास्ते पे कभी नहीं चलना। सरकार कह रही, जैसे आपने नौकरियों की बात की, सरकार कह रही बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरियां दे रहे हैं। सैनी साहब, बिना पर्ची बिना खर्ची में सरकार की उपलब्धि बताओ क्या है? बिना पर्ची बिना खर्ची तो उस बच्चे की उपलब्धि है कि उसने जरूरत को नहीं थारी, वो अपने आप अपने दम पे मेरिट पे लग रहा है। सरकार का उसमें क्या योगदान है?
और बिना पर्ची बिना खर्ची तो हमेशा से होती आई है। अगर किसी का सरकार में कोई जान पहचान का बच्चा लग गया करता तो वो वर्कर का ही तो बच्चा एडजस्ट होता था। वो वर्कर जो उसके लिए 24 घंटे धूप में धक्के खाया करता, जो उसको एमएलए बनाया करता, एमपी बनाया करता। बीजेपी की सोच ही ये है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है। मैंने आपसे वोट ले ली और चुनाव के रिजल्ट के बाद ही मैंने मुंह फेर लिया। 5 साल में आप तक कुछ नहीं बुझूंगा, आप कराओ अपनी सीधी सी। क्यों? मैंने आपको एक नारा दे दिया, आप आत्मनिर्भर बनोगे। जब सब कुछ ही मैंने अपने आप करना, फिर तुम क्या थी अपने सर पे बिठाओ हम तुमने एमपी एमएलए बना के? फिर तो इसको बंद कर दो सिस्टम ने। तो सरकार ने नौकरी ना देनी, नौकरी नहीं देनी तो कोई अगला अपनी छोरी देकर राजी नहीं सो रहे थे। और जब किसी का ब्याह नहीं होगा तो जनसंख्या ही ना बढ़ेगी। तो एक तरीके से आप ये मान लो कि भैया तो हमने विलुप्तकरण के उस पर चल रहे हैं। तो बड़ी बेवकूफी वाले इनकी सोच है और सिर्फ बयानबाजी करके वो लोगों को भ्रमित करके जात पात के नाम पे बांट के, धर्म जात के नाम पे बांट के सत्ता में आना चाहती है। आई भी है, लेकिन अब वो जनता समझ गई है। देर लगती है, हर किसी को समझने में समय लगता है। अब वो जनता समझ गई है, उसका रिजल्ट 2029 में आपको दिख जाएगा। डॉक्टर साहब, जब आपकी पार्टी सरकार पर सवाल उठाती है तो आपने सुना होगा अक्सर सवाल उठते हैं कि आपके राज्य में नौकरियों में क्या होता था, और आरोप ये भी लगते हैं कि आपके राज्य में हरियाणा जो है जंगल बन चुका था, पूरी तरह अपराधियों का जंगल था। सैनी साहब, हमारे राज्य में ये होता था कि मेरे पिताजी ने बहादुरगढ़ हल्के से अपने 10 साल के कार्यकाल में लगभग 1711 लड़के सरकारी नौकरी लगवाए थे और 600 प्लस लड़के प्राइवेट कंपनियों में नौकरी लगवाए थे। ये हमारे काम, सरकार के काम पे होता था टाइम पे। सिफारिश से? सिफारिश से नहीं। सिफारिश का मतलब बताओ आप क्या है, व्याख्या बता दो मुझे सिफारिश की क्या। आप मेरे वर्कर हो और मुझे ये पता है कि इनका बेटा बहुत काबिल है, लेकिन उसका ब्योत नहीं है कि भाई वो इतने पैसे भर दे और वो एग्जाम दे दे, या एग्जाम भी दे दे तो उसकी डाइट बन जाए कि आगे उसका पेपर क्लियर। तो आप मेरे पास आके यही तो कहोगे कि जी मेरी थोड़ी मदद कर दो। वो मदद करना कोई शान टेका है? वर्कर ने शान टेका है एमएलए के ऊपर कि भाई मैंने तू बनाया है, तेरा फर्ज बनता है मेरे बच्चे को कोई एडजस्ट कर। और नौकरियां तो शुरू से हमेशा से ऐसी बीजेपी नहीं कर रही। आप पर्ची खर्ची अगर नहीं है तो एचपीएससी के चेयरमैन के कमरे में कैसे अटैची मिल जाए रुपया की, 5-5 करोड़ रुपए कैसे पा जाए। और उससे बड़ी बेशर्मी क्या, जिस एचपीएससी चेयरमैन के ऊपर आरोप लगता है 2 महीने की उसने छुट्टी भेजकर फिर उसने उसी नौकरी में बिठा दें, तो मतलब 2 महीने में 5 करोड़ का खात्मा हो गया। पहले बदनाम इसलिए किया जाता था कि सबूत नहीं होते थे। जैसे हमें ये कहा जाता था हमारे राज में, आपने जिक्र कराया गुंडा राज था। अगर गुंडा राज था तो फिर आज क्या है? क्यों हरियाणा में 38% क्राइम बढ़ा हुआ है पिछले 1.25 साल के अंदर अंदर? क्यों हरियाणा में 63% युवा धक्के खान लग रहा है बीजेपी के राज में? ये तो 11 साल से ऊपर से नीचे तक का सरकार है, फिर भी अगर 63% युवा धक्के खान लग रहा है तो इसका मतलब सरकार की नाकामी है। इनका काम है भूतकाल में जाके लोगों के ऊपर आरोप लगाना, ना वर्तमान का जिक्र करना। हाँ, एक सपना जरूर दिखाना 2047 में ये होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं 2047 में ये दोबारा गुलाम बनाकर चले जाएंगे इस देश में। एक तो 1947 में भारत आजाद होया था और एक 2047 में दोबारा गुलाम बना देंगे। अक्सर हम देखते हैं कि आपकी पार्टी के जो है अभय सिंह चौटाला लगातार वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते रहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये किया, उनकी वजह से सरकार नहीं आई, उनकी सरकार बन रही थी। तो आप लोगों का इंटरेस्ट कांग्रेस में ज्यादा क्यों है, क्योंकि सरकार पिछले 11 साल से बीजेपी की है? सैनी साहब, बड़ा ही सिंपल सा जवाब इसका, और आपके श्रोताओं के लिए भी। इनेलो की तो सरकार आ ही नहीं रही थी 24 में। तय था, बिल्कुल तय था ना। तो सरकार तो कांग्रेस की आने लग रही थी। हम तो विपक्ष के हैं, हम भी ये बात कह रहे हैं कांग्रेस की आने लग रही थी, और कांग्रेस वाले भी यह बात कह रहे थे कांग्रेस की आने लग रही थी। फिर क्यों करना आई? जनता ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। सर्वे रिपोर्ट भी 65-70-75 बताओ थी कि कांग्रेस की आओगी। लेकिन जब हुड्डा परिवार ही टिकट बांटे, हुड्डा परिवार ही वोट मांगे और हुड्डा परिवार की ही सरकार ना आवे, तो फिर किसने कहेंगे आप? फिर इनेलो ना कहोगे आप? इनेलो का तो वैसे वजूद नहीं था। अगर इनेलो का वजूद होता या इनेलो की हवा होती तो अभय सिंह चौटाला जी हार जाते क्या? लोगों ने मन बना रखा था
अभय सिंह चौटाला जी की सीट पे भूपेंद्र हुड्डा जी के मिलके बीजेपी ने एक ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया जिसकी 8,000 वोट भी ना आई, जिसकी खुद की कास्ट की 5,000 7,000 वोट नहीं थी, उसको कैंडिडेट बना दिया और वहां कांग्रेस का जीत गया। तो फिर भूपेंद्र हुड्डा से क्यों नहीं पूछेंगे हम कि बता तन 80 टिकट बांट रखी और तेरी 37 पर गाड़ी आके क्यों रुक गई? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी की सेटिंग हो चुकी थी। जेल जाने से हुड्डा परिवार को डर लगता है। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे नफे सिंह राठी जी का केस खुलेगा, हुड्डा साहब ने भीतर जाना पड़ेगा। पाप कर रखा है। ये हमारे जो यहाँ जमीन एक्वायर हुई, मैं आपको बताऊं, 1 किला एक्वायर कर लिया, धरती ले ली, 10 लाख की थी, 40 लाख रुपए दे दिए। जमींदार ने जाकर रिलायंस में खुद रजिस्ट्रेशन कराई थी, अरे 10 लाख का किला 40 लाख का बिकल लग रहा है, रुपये ले लो। 90% ने तो धरती का पैसा धरती में लगाया नहीं। वो या तक गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, या उड़ गया। आज उसकी आगरली पीढ़ी तो रोन लाग रही है। और जो 10% बच रहे थे, आज वो 1 किला 40 लाख की जगह 4 करोड़ का हो रहा है। कर गया ना, 2 पीढ़ी आ गया ना सुड्डा। तो फिर देर सवेर पब्लिक के सामने सच्चाई आओगी। कभी कभी ज्यादा चमकना लोगों ने सुथरा लाग गया, लेकिन जब घना दान देखोगे ना तो अंधा हो जाए इंसान देखता देखता। तो उस टाइम अंधे हो गए थे। अगर हाँ हुड्डा भला करेगा, लेकिन हुड्डा ने इस बार तो नाश कर दिया। चलो हम इनलो के हैं, हम अपनी पार्टी का क्यों कहें, अभी हुड्डा किया हुए हैं। आप पत्रकार थे, आप धरातल पे घूमे थे, आवे थी कांग्रेस की सरकार, संभावना ज्यादा थी ना, फिर क्यों ना आई? यो सवाल बाबू बेटा था, जाकर पूछो। जवाब को ना, जवाब इसलिए नहीं है, आड़ा पाद रखा है बीजेपी ने। जिस दिन आड़ेता आवाज कटेगी, जूते ने दबा देंगे, घिट्टी बंद हो जाएगी। क्या 2029 में चुनाव होने काफी लंबा वक्त है, तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि अब तक जो ये पूरा एरिया हुड्डा के गढ़ के नाम से जाना जाता था, तो क्या आपको लग रहा है कि ये गढ़ टूट रहा है और यहाँ पर क्या इनेलो अपना वजूद बना पाएगी इस एरिया में? मैं आपके सवाल को क्लियर करता हूं। ये स्वर्गीय ताऊ देवीलाल का गढ़ था, और ताऊ देवीलाल के गढ़ को धोखे से हुड्डा साहब ने अपना गढ़ बना लिया। क्या देवीलाल ने धोखा नहीं किया जब उन्होंने रोहतक की सीट छोड़ी थी? धोखा नहीं होता ये। अगर धोखा ये होता है कि चौधरी देवीलाल जी यहां से चुनाव नहीं लड़ते। अगर आप कहीं 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हो और दोनों जगह से आप जीत जाते हो, तो आपने किसी एक को धोखा नहीं दिया। आपकी कोई ना कोई मजबूरी रही होती है, जो आपने तो एक ही चुननी है। धोखा बताऊं क्या होता है? जब 2005 में भूपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करा गया, और जब हुड्डा साहब की सीट को खाली करवा के और चुनाव दीपेंद्र को लड़वाया गया, और ये कहा गया कि भाई किलोए की सीट पर अगली बार मैं उनको लड़ा दूंगा, श्री कृष्ण जी को, और फिर अगली बार उनकी टिकट काटी और बाद में चोरी की भी काटी। धोखा ये हुआ है। ये धोखा नहीं होता जो आप कह रहे हो। दूसरा, ये गढ़ हुड्डा साहब का नहीं था। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि भूपेंद्र हुड्डा जी का लोकल होने का उनको एडवांटेज मिल गई कि भाई रोहतक का है, झज्जर जिला लवे लागे है, बात बन गई। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी जिले को हुआ है तो झज्जर रोहतक को हुआ है। अब की बार चौधर का नारा आया था, नारा था हुड्डा की सरकार का, कांग्रेस की नहीं। हर कोई आदमी ये कह रहा था हुड्डा की सरकार आओगी। तो जाहिर सी बात है रोहतक वाला ने भी वर्दी सिलवा ली थी और झज्जर ने भी सिलवा ली थी, वे सरकार आओगी। उनने तो कोई कसर छोड़ी को नहीं, लेकिन बापू बेटा तो सेटिंग कर रहे थे। तो यो गढ़ हुड्डा साहब का नहीं है, गढ़ चौधरी देवीलाल जी का है। और अब पुनः जो हमारे सीनियर नेता है, हमारे सीनियर साथी है, हमारे ग्रामीण अंचल के बुजुर्ग है, उन्होंने मन बना लिया है कि आने वाला समय एक मौका चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को वो देंगे। और ये जाहिर सी बात है, जिस दिन मौका उस इंसान को मिलेगा, हरियाणा में बोलबाला होगा। राठी साहब, आपसे मैं काफी सवाल करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने अभय सिंह का नाम लिया, तो एक उन पर आरोप लगता है, बड़ा गंभीर आरोप लगता है कि उनकी जो छवि है ना, वो अखड़पने की, दबंगपने की है। तो क्या उस छवि के चलते क्या अब वो सीएम पद तक पहुंच पाएंगे? सच्चा इंसान हमेशा कड़वा होता है। और हरियाणवी में तो आप शहर में चले जाओगे, हरियाणवी में बात करोगे तो शहर अड़ानुआ कह गए, लड़न लाग रहे हैं। हमारी तो भाषा इसी है। इसको अखड़पना ना कहते, इसको सच्चा कह है। अगर कोई इंसान उनके पास काम के लिए जाता है और अगर वो काम उनके बस का नहीं है, तो उनका फर्ज बनता है ये कहना कि ये काम मैं कर नहीं पाऊंगा। अगर इसको अखड़पना कहते हैं तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
किसी को गोली देना भी तो पाप है। मैं किसी के 4 चक्कर सिरसा के हर कटवाए जाऊं और फिर उसके 5वें चक्कर में नू कह दू कोने हो तो वो नू नहीं कहेगा तने पहले चक्कर में क्यों ना बताई भाई। तो उनका लहजा ऐसा है कि वो जो कहते हैं क्लियर कहते हैं, और इंसान वही पक्का होता है जो मुंह पे सच्चा कह दे। बाबू बेटा के डाल को ने तू कल चंडीगढ़ आ जाइए कोठी पर, तू कल दिल्ली आ जाइए कोठी पे, और फिर छठे दिन वो अगला आदमी चुपचाप घर बैठ जा करना को ने। तो वो सच्चे इंसान है, और सच्चे इंसान की ही हरियाणा के लोगों को जरूरत है। और ये उम्मीद भी है और हमें भरोसा भी है कि जिस दिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ में हरियाणा की सत्ता होगी, तो जो ये इतना ज्यादा क्राइम, जो ये इतने ज्यादा बेरोजगारी, जो किसान धक्के खाने लग रहा है पोर्टल की वजह से, ना केवल ये बंद होगा बल्कि वही दौर जो तो चौधरी देवीलाल जी का और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का था वो वापस आएगा। तो चलिए दोस्तों, तस्वीर आपके सामने पूरी तरीके से है किस तरीके से इनेलो पार्टी जो है लगातार संघर्ष कर रही है, और दूसरी तरफ जो पेंशन का मुद्दा है उसको भी इनेलो पार्टी अब धरातल पर उतारने का मन बना चुकी है, और एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो करने की तैयारी है। और कई बड़े जो सवाल थे उनको लेकर भी राठी साहब ने खुलकर जवाब दिए हैं। राठी साहब, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।